नमस्कार। हिंदी प्लस फेसबुक पेज पर द हिंदी प्लस पर आज मैं आपके बीच हूँ फेसबुक लाइव के लिए। मैं अपना परिचय आपको दे दूँ। मेरा नाम है निशांत जैन। मैं एक युवा आईएएस अधिकारी हूँ और एक लेखक भी। हाल ही में मेरी किताब रुक जाना नहीं बहुत चर्चित रही और अमेज़ॉन बेस्ट रीड्स में भी शामिल रही। तो आज का जो विषय है वो बड़ा ख़ास विषय है युवा हिंदी साहित्य और भविष्य की राह। तो इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे और मैं कुछ अपनी बात कहूँगा। इस बीच अगर आपकी कोई बात होगी तो वो भी आप कह सकेंगे या पूछ सकेंगे। कई बार हम लोग सुनते हैं दोस्तों कि हिंदी साहित्य का भविष्य कैसा होगा और हम लोग को चिंता रहती है कि हिंदी क्या इस मुकाबले में आगे मुकाबला कर पाएगी अन्य भाषाओं का, विदेशी भाषाओं का, अंग्रेज़ी का, और क्या हिंदी में किस तरह की किताबें लिखी जा रही हैं, किस तरह का साहित्य लिखा जा रहा है और भविष्य में हिंदी में क्या संभावनाएं हैं लेखन में, साहित्य में, कविता में, उपन्यास में, कहानी में, माइथोलॉजी में, अनुवाद में। इन सब सवालों के जवाब हम यहाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग अब जुड़ने लगे हैं। आशुतोष जी पधार गए। तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूँ और पुनः इस सत्र की शुरुआत करता हूँ। सत्र का विषय मैं पुनः दोहराता हूँ। विषय है युवा हिंदी साहित्य और भविष्य की राह। तो आइए जाने की मैं शुरुआत करूँगा भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्तियों से। कुछ लिखकर सो कुछ पढ़कर सो, कुछ लिखकर सो कुछ पढ़कर सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उससे आगे बढ़कर सो। तो साहित्य हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, हमें एक संवेदनशील और अधिक परिपक्व इंसान बनाता है, पहले से ज़्यादा बेहतर इंसान बनाने की ओर हमें साहित्य ले जाता है। तो हम खास तौर पर इस सेशन में हिंदी साहित्य की बात करेंगे और युवाओं पर केंद्रित बात करेंगे। हम वो बात करेंगे कि युवा किस तरह की चीज़ें आजकल लिख रहे हैं, किस तरह का साहित्य लिख रहे हैं और युवाओं के लिए कैसा साहित्य लिखा जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं हिंदी साहित्य को आज के परिप्रेक्ष्य में 4 मुख्य श्रेणियों में बांटना चाहता हूँ। बांटा जा सकता है इसको। पहली श्रेणी है कथा, जिसे फिक्शन बोलते हैं, जिसमें कहानी, उपन्यास, नाटक ऐसी विधाएं आती हैं। दूसरी श्रेणी है कथेतर, नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन में ऐसी चीज़ें जो फिक्शन नहीं है, यानी कि यात्रा वृतांत, संस्मरण, ज्ञानवर्धक और रोचक सूचनादायक किताबें, एकेडमिक किताबें, रिसर्च बेस्ड किताबें, ये सब नॉन फिक्शन में आता है। जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रा वृतांत, ये सारी विधाएं नॉन फिक्शन में आती हैं। तीसरी श्रेणी है कविता की। कविता, हिंदी गज़ल, इस तरह का जितना भी शायरी और जो चीज़ें हैं हिंदी उर्दू की, आप एक ही मानता हूँ मैं तो वो इस श्रेणी में आता है। और चौथी चीज़ है अनुवाद। अंग्रेज़ी और अन्य भारतीय भाषाओं और अन्य विदेशी भाषाओं से जो हिंदी में अनुवाद होता है, चाहे वो फिक्शन हो, चाहे वो नॉन फिक्शन हो, चाहे वो कविता हो, वो सब अनुवाद की कैटेगरी में आता है। तो अगर हम युवाओं के विषय संदर्भ में बात करें, हिंदी साहित्य को देखें, तो सबसे पहले हम फिक्शन की बात करते हैं। फिक्शन में आज की तारीख में जो अच्छी और लोकप्रिय किताबें, बेस्ट सेलर किताबें जो लिखी जा रही हैं, उनमें से कुछ किताबों के नाम और उनके लेखकों के नाम मैं आपके बीच लूँगा। बतौर उदाहरण अगर हम देखें तो नीलोत्पल मृणाल का नाम हमारे सामने आता है, जिन्होंने डार्क हॉर्स नाम का एक उपन्यास लिखा, जिसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी मिला। डार्क हॉर्स उन लोगों पर है जिन्होंने, ऐसे एक युवा पर है जो यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आता है बिहार से, और उसके साथ क्या क्या होता है वो उन्होंने बहुत यथार्थ तरीके से उभारा है। उसके बाद उन्होंने एक और उपन्यास लिखा, ओघड़। तो ये दोनों उपन्यास काफ़ी लोकप्रिय हुए। उसके बाद सत्यव्यास एक चर्चित लेखक हैं हिंदी के आजकल। उन्होंने बनारस टॉकीज़, दिल्ली दरबार, 84, बागी बलिया जैसी लोकप्रिय किताबें लिखी हैं और वो बेस्ट सेलर भी रही हैं। इसके अलावा एक नाम है दिव्य प्रकाश दुबे का, जिन्होंने ताज़ा किस्म के उपन्यास लिखे हैं, जैसे कि मसाला चाय, मुसाफिर कैफ़े, अक्टूबर जंक्शन। इस तरह की युवाओं पर केंद्रित उपन्यास उन्होंने लिखे हैं।
और आगे देखें अगर तो शशांक भारतीय नाम के एक लेखक हैं युवा, उन्होंने देहाती लड़के नाम का एक बड़ा दिलचस्प उपन्यास लिखा है। इसके अलावा आप देखिए नवीन चौधरी जिन्होंने जनता स्टोर नाम का एक नॉवेल लिखा है जो काफ़ी लोकप्रिय है। भगवंत अनमोल ने बाली उमर और ज़िंदगी 50-50 नाम के उपन्यास लिखे हैं। ये सारे वो उपन्यास युवाओं पर केंद्रित हैं और युवाओं को ध्यान में रखकर उनके जीवन, उनके हॉस्टल, उनकी पढ़ाई, उनके संघर्ष, उनको ध्यान में रखकर ये उपन्यास लिखे गए हैं। पंकज दुबे एक उपन्यासकार हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखते हैं। उन्होंने लूज़र कहीं का नाम का एक बड़ा शानदार उपन्यास लिखा है। लव करी भी उनका एक उपन्यास है, पंकज दुबे। और हिमांशु वाजपेयी जिन्हें हम दास्तान गो के रूप में जानते हैं, जो दास्तान सुनाते हैं, उन्होंने किस्सा लखनऊवा नाम का एक बड़ा शानदार नॉवेल उन्होंने लिखा है हिमांशु वाजपेयी ने। और कुलदीप राघव एक नाम हमारे बीच है जिन्होंने इश्क मुबारक और आई लव यू 2 उपन्यास लिखे हैं, युवाओं पर केंद्रित हैं ये भी। और गौरव सोलंकी का नाम आपने सुना होगा जिन्होंने आर्टिकल 15 नामक जो मूवी है उसके उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है। उन्होंने 11वीं ए के लड़के नाम का एक उपन्यास राजकमल से उन्होंने लिखा है। और आशुतोष गर्ग का नाम हम लोग आजकल बहुत पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, जो जिन्होंने माइथोलॉजी पे हिंदी में काम किया है। और ये बड़ी बात है कि माइथोलॉजी में अभी तक हम लोग केवल अश्विन सांघी और देवदत्त पटनायक और अमीश त्रिपाठी का नाम सुनते थे, पर हिंदी में आशुतोष गर्ग ने अनेक किताबों का अनुवाद तो किया ही है। साथ में इंद्र, जो इंद्र हैं देवताओं के राजा इंद्र, और अश्वत्थामा जो महाभारत का पात्र है, उन पर माइथोलॉजी में बड़े शानदार उपन्यास लिखे जिनका अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है। तो इस तरह से मैंने फिक्शन के कुछ लेखकों का जो लोकप्रिय हैं उनका जिक्र किया और उनके कुछ उपन्यासों का जिक्र किया। एक बार फिर से मैं उन सब लेखकों के नाम दोबारा से दोहराता हूँ जो हिंदी के शौकीन हैं और जो लगता है जिनको कि युवाओं के लिए जो किताबें लिखी जा रही हैं उन किताबों का स्वाद, उन किताबों का टेस्ट उनको भी लेना चाहिए। तो नीलोत्पल मृणाल, सत्य व्यास, दिव्य प्रकाश दुबे, शशांक भारतीय, भगवंत अनमोल, नवीन चौधरी, कुलदीप राघव, पंकज दुबे, हिमांशु वाजपेयी, गौरव सोलंकी, आशुतोष गर्ग, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने फिक्शन में अच्छा काम किया है और आजकल ये युवाओं द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। मैं उस विचारधारा के समर्थन में नहीं रहता हूँ जो युवाओं के कार्य को थोड़ा दरकिनार करने की सोच रखते हैं। मेरा मानना है कि जैसे एक प्रसिद्ध फ्रेंच विचारक हुए हैं बर्कले, उन्होंने लिखा है कि मुझे बता दीजिए कि युवाओं के मन में कौन सी भावनाएं सर्वाधिक प्रबल हैं, मैं बता दूंगा कि आगामी पीढ़ी का भविष्य कैसा होगा। तो हमें युवाओं द्वारा युवाओं के लिए लिखे जा रहे साहित्य को स्वीकार करना चाहिए और अगर हम वरिष्ठ भी हैं तो भी उनके साहित्य को पढ़कर नुक्ताचीनी ज़्यादा किए बगैर उनको स्वागत करना चाहिए खुले हृदय से। और भी कुछ लोग जुड़े हैं, तरुण गोस्वामी जी हमारे बीच आ गए हैं। तो ये तो थी पहली कैटेगरी फिक्शन की। दूसरी कैटेगरी है नॉन फिक्शन की। नॉन फिक्शन की कैटेगरी में भी हालांकि काम कम हुआ है हिंदी में, पर फिर भी नॉन फिक्शन में कुछ अच्छा काम हमारे सामने आया है। जैसे कि एक ट्रैवलॉग्स कुछ लिखे जा रहे हैं, यात्रा वृत्तांत लिखे जा रहे हैं। अनुराधा बेनीवाल ने यात्रा वृत्तांत लिखा है आज़ादी मेरा ब्रांड, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। नीरज मुसाफिर एक लेखक है जो ट्रैवलॉग ही लिखते हैं, यात्रा वृत्तांत ही लिखते हैं। मानव कौल ने यात्रा वृत्तांत लिखा है। मानव कौल जो एक्टर हैं बॉलीवुड के, उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा है बहुत दूर कितना दूर होता है। तो इस तरह से नॉन फिक्शन में भी काम हो रहा है, हालांकि थोड़ा कम काम है नॉन फिक्शन में, पर कथेतर श्रेणी में भी काम युवाओं द्वारा युवाओं के लिए हो रहा है। मेरी जो किताब है रुक जाना नहीं, वो भी एक नॉन फिक्शन किताब है जो सेल्फ हेल्प कैटेगरी की किताब है, मोटिवेशनल किताब है और हिंदी के पाठकों द्वारा पिछले 4-5 महीनों में बहुत ज़्यादा पसंद की गई, अमेजोन बेस्ट रीड्स में भी रही। तो नॉन फिक्शन में अभी और काम करने की ज़रूरत है हिंदी में। अभी नॉन फिक्शन वो साहित्य है जो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है, थोड़ा सूचनाप्रद है, थोड़ा ज्ञान विज्ञान की बात करता है। इसके अलावा जो विधाएँ हैं जो फिक्शन में नहीं आती हैं, जैसे कि यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, इस तरह की तमाम विधाएँ नॉन फिक्शन में आती हैं। अब हम बात करते हैं कविता की। आजकल युवा किस तरह की कविताएं पढ़ रहे हैं और किस तरह की कविताएं उनके लिए लिखी जा रही हैं, वो आप देखिए कि
गुलजार की कविताएं, जावेद अख्तर की कविताएं या गज़लें या नज़में जो भी कहें आप उनको, मैं तो देवनागरी लिपि में जो लिखी जा रही हैं उर्दू किताबें उनको भी हिंदी में ही शामिल करता हूँ। और कुमार विश्वास की किताब बहुत पॉपुलर हुई, फिर मेरी याद। और गीत चतुर्वेदी बहुत अच्छे गीतकार हैं, कवि हैं, उनकी किताब खुशियों के गुप्तचर काफ़ी लोकप्रिय हुई है इन दिनों। और पीयूष मिश्रा, जिनको आप सब लोग जानते हैं, आरंभ है प्रचंड, उनकी किताब भी काफ़ी लोकप्रिय हुई है। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है इस बहाने कि कुमार विश्वास, पीयूष मिश्रा जैसे लोगों के बहाने हिंदी के जो पुराने कवि हैं, जो छायावाद के कवि हैं, आधुनिक काल के कवि हैं, उन पर भी युवाओं का ध्यान दोबारा से गया है। चाहे वो निराला हों, चाहे वो पंत हों, प्रसाद हों, महादेवी वर्मा हों, दिनकर हों, अज्ञेय हों, नागार्जुन हों, उन सब पर कुछ ऐसी वेबसाइटें आ गई हैं आजकल, कुछ ऐसे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर कुछ ऐसे हैंडल आ गए हैं जो इन कवियों की अच्छी अच्छी पंक्तियां छांट कर, कविता कोश हमारे पास आ गया है। कविता कोश एक वेबसाइट है जिस पर हिंदी की सारी कविताएं लगभग सारी उपलब्ध हैं। तो आजकल चूंकि नेट का ज़माना है और हम लोग अब केवल फिजिकल किताब पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। मैं कुछ नाम ऐसे फेसबुक पेज और ऐसे ट्विटर हैंडल्स के ले सकता हूँ आपके सामने, जैसे कि कविशाला, कविता कोश, हिंदी नामा, रेखता, तीखर, तख्तियाँ, हिंदी कविता और कवि सम्मेलन, इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म्स, पोशंपा, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत अच्छी कविताएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ है कि युवाओं का ध्यान फिर से इन कविताओं की ओर, अपनी जो क्लासिक साहित्य है हिंदी का, उसकी ओर फिर से गया है। इसके अलावा आप देखिए, दुष्यंत कुमार के प्रति काफ़ी युवाओं का आकर्षण बढ़ा है, जो हिंदी गज़ल के सम्राट कहे जाते हैं। तो इस तरह से पुराने कवियों पर भी लोगों का ध्यान गया है और जो नए कवि हैं उनकी किताबें भी पढ़ी जा रही हैं। चिराग जैन, इस तरह के कवि, गीतकार, उनकी कविताएं पढ़ी जा रही हैं। चौथी श्रेणी जो मैंने अनुवाद की श्रेणी है, ट्रांसलेशन की श्रेणी है। अनुवाद का हमेशा स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि अनुवाद भाषाओं के बीच सेतु का काम करता है। अनुवाद हिंदी में जो हो रहा है वो अंग्रेजी से हो रहा है, अन्य विदेशी भाषाओं से थ्रू अंग्रेजी हो रहा है और भारतीय भाषाओं से भी हिंदी में अनुवाद हो रहा है। तो ऐसी किताबें भी काफ़ी लोकप्रिय हैं, जैसे कि अंग्रेजी के जो लोकप्रिय उपन्यासकार हैं, लेखक हैं, जैसे अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत, अश्विन सांघी, देवदत्त पटनायक, रविंद्र सिंह, रोबी शर्मा, सदगुरु की किताबें भी आती हैं, गौड़ गोपाल दास की किताबें भी आती हैं। इस तरह से ये लोग जो हैं, आनंद नीलकंठन, क्रिस्टोफर डायल, इनके हिंदी अनुवाद भी काफ़ी लोकप्रिय हैं और ये भी साहित्य के प्रति युवाओं के जुड़ाव को दर्शाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि फिक्शन, नॉन फिक्शन, कविता और ट्रांसलेशन, इन चारों श्रेणियों में युवाओं के लिए काफ़ी साहित्य लिखा जा रहा है और उसमें लिखने वाले भी बहुत सारे युवा लोग आ गए हैं, जिसका निश्चित रूप से स्वागत किया जाना चाहिए। और हमारा जो आज का विषय है, जो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, युवा हिंदी साहित्य और भविष्य की राह, तो इसमें मैं समझता हूँ कि हम आश्वस्त हो सकते हैं कि युवाओं की जो एक पूरी युवाओं की नई पीढ़ी है वो मैदान में उतर चुकी है साहित्य के और काफ़ी दिलचस्प तरीके से वो अपना काम कर रही है। एक और दिलचस्प बात मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा कि हम लोग फिज़िकल फॉर्म में किताबों को सोचते हैं केवल, पर अगर हम आज के और भविष्य के हिसाब से देखें, भविष्य की राह को देखें, तो किताबें कई तरह से हम पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। नंबर एक, किताब जो आप पढ़ते हैं वो बुक स्टोर से आप खरीदते हैं या फिर आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, जो आजकल लॉकडाउन में अभी नहीं हो पा रहा है। पर किंडल पर आप ई बुक पढ़ सकते हैं, किसी भी किताब का जो ई बुक संस्करण है वो आप किंडल पर पढ़ सकते हैं और युवा आजकल खूब पढ़ रहे हैं। तीसरा जो एक नया हस्तक्षेप हुआ इस क्षेत्र में वो है ऑडियो बुक्स, किताबें जिनको आप पढ़ने के बजाय निकलते बढ़ते सफ़र में ट्रैवल करते हुए सुन सकते हैं। और सुनने के लिए कुछ ऐप आए हैं, बड़े लोकप्रिय ऐप हैं। एक तो है ऑडिबल और एक है स्टोरी टेल। तो ऑडिबल और स्टोरी टेल ऐप्स के माध्यम से आप किताबों को पढ़ने के बजाय सुन भी सकते हैं। ये भी साहित्य का स्वाद लेने का एक तरीका है, साहित्य का आनंद लेने का एक नया तरीका है। हम
हमें हर नए तरीके का स्वागत करना चाहिए, हमें हर नई ताजगी भरी खुशबू का स्वागत करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे प्रकाशक हैं जिनका मैं नाम लूँगा जो आजकल युवाओं पर केंद्रित साहित्य खूब प्रकाशित कर रहे हैं और उनका फोकस युवाओं पर शिफ्ट हो रहा है। जैसे कि आप देखिए राजकमल ने काफ़ी युवाओं को लेकर के किताबें छापी हैं। हिंद युग्म का नाम लिए बिना मैं बात पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हिंद युग्म जो शैलेश भारतवासी हैं उन्होंने हिंदी प्रकाशन जगत की परिभाषा को बदलने का काम किया है। दैनिक जागरण की जो बेस्ट सेलर सूची आती है उसमें अगर आप देखें तो फिक्शन में 10 में से 8 किताबें हिंद युग्म की होती हैं। हिंद युग्म ने युवाओं को लेकर युवाओं पर केंद्रित विषयों पर काफ़ी किताबें छापी हैं। नीलोत्पल मृणाल का मैंने नाम लिया, दिव्य प्रकाश दुबे, सत्य व्यास, शशांक भारतीय, मानव कौल, इन सब लोगों की किताबें हिंद युग्म ने छापी हैं। और उनका एक इम्प्रिंट भी है एका, जो वेस्टलैंड बुक्स के साथ, जो अंग्रेजी का प्रकाशक है वेस्टलैंड, उसके साथ मिलकर के वो लोग छाप रहे हैं। मेरी किताब रुक जाना नहीं भी वेस्टलैंड और हिंद युग्म ने मिलकर प्रकाशित की है। एक प्रकाशक राजकमल हुआ, हिंद युग्म हुआ, वाणी भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है आजकल। राजपाल, मंजुल से भी बहुत अच्छी किताबें आ रही हैं हिंदी में। और पेंगुइन जो अंग्रेजी का मूल रूप से प्रकाशक है वो हिंदी में काफ़ी नई किताबें प्रकाशित कर रहा है युवाओं को लेकर। और वेस्टलैंड बुक्स भी जो अंग्रेजी का प्रकाशक है वो हिंदी में आ गया है। तो आप ये चीज़ समझिए कि हिंदी का बाजार, कोई अगर ये कहे कि घटा है तो इससे सहमत तो नहीं हुआ जा सकता। निश्चित रूप से हिंदी का जो प्रकाशन का बाजार है, किताबों का बाजार है, साहित्य का बाजार है, वो बढ़ा है। और बाजार बढ़ना कोई ख़राब बात नहीं होती है। बाजार बढ़ना इस बात का संकेत होता है कि हिंदी में अच्छा पढ़ा लिखा और सुना और जा रहा है। और हिंदी की जो नई किताबें हैं उन्होंने मीडिया में भी काफ़ी अच्छा आकर्षण, काफ़ी अच्छी एक उन्होंने पहचान बनाई है, अपनी एक पहुंच स्थापित की है। 2-3 चीज़ें हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कि आजकल कौन सी किताबें ज़्यादा लोकप्रिय हैं हिंदी में। जैसे कि एक तो है दैनिक जागरण का बेस्ट सेलर जो हर 3 महीने में आता है। उसमें 4 श्रेणियाँ होती है, वही 4 श्रेणियाँ जो 4 श्रेणियाँ मैंने अभी बोली थी, फिक्शन, नॉन फिक्शन, कविता और अनुवाद। इसके अलावा लल्लन टॉप पर एक शो आता है किताब वाला, जिसमें जो नई और लोकप्रिय किताबें होती हैं उन पर लेखक के साथ चर्चा की जाती है। तो वो भी एक तरीका है जानने का। और तीसरा एक और तरीका है, अमेज़ॉन पर हर महीने बेस्ट रीड्स की लिस्ट आती है। हर महीने 50 किताबें जो सबसे ज़्यादा पढ़ी गई भारत में, जो किसी भी भारतीय भाषा की, अंग्रेज़ी की, हिंदी की, सबकी मिलाकर हो सकती हैं। और आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि हाल फिलहाल में 50 किताबों में से 10, 12, 13 किताबें हिंदी की आने लग गई हैं, जबकि पहले 4-5 किताबें भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि युवा हिंदी साहित्य और भविष्य की राह, निश्चित रूप से भविष्य की राह उज्जवल है। मैं तो खुद हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ और मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमफिल किया है हिंदी साहित्य में। मैं अपने योगदान और अपने कंट्रीब्यूशन की भी 2 मिनट में आपको केवल उनका परिचय करा दूँ इस सत्र के अंत में। रुक जाना नहीं, जिसकी मैंने अभी बात की थी, वो मोटिवेशनल किताब है, हिंदी युग्म और वेस्टलैंड से आई है और ये अमेज़ॉन बेस्ट रीड्स में शामिल रही है और बहुत लोकप्रिय हुई, आजकल युवाओं द्वारा काफ़ी पसंद की जा रही है। इसके अलावा एक अकादमिक किताब मैंने अपने एमफिल के आधार पर लिखी नेशनल बुक ट्रस्ट से, राजभाषा के रूप में हिंदी। तो ये किताब काफ़ी अच्छी है राजभाषा और अनुवाद के क्षेत्र के लोगों के लिए। एक किताब बाल कविताओं का संकलन मेरा शादी बंदर मामा की के नाम से प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। तो बाल कविताओं का लिखने का मुझे बचपन से शौक़ रहा, तो उसका ये रहा। और एक राजकमल से निबंध पर मेरी किताब आई है, सिविल सेवा परीक्षा के लिए निबंध, क्योंकि मैं एक IAS अधिकारी हूँ और निबंध का जो पेपर होता है सिविल सेवा में, हालांकि और लोग भी इस किताब को पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी समसामयिक विषयों पर शानदार निबंध दिए गए हैं और ये निबंध 101 निबंध है जो अलग अलग टॉपर्स ने लिखे हैं। इसके अलावा एक और किताब मेरी जो टेस्ट प्रेप नाम की विधा नॉन फिक्शन होती है, UPSC की तैयारी कैसे करें, उस पर एक किताब बहुत लोकप्रिय है, बेस्ट सेलर रही है, मुझे बनना है UPSC टॉपर। तो ये किताब अंग्रेजी और मराठी में भी उपलब्ध है और काफ़ी युवाओं में लोकप्रिय है। तो इस तरह से इन 5 किताबों के माध्यम से मैं भी अपने को युवा ही मानता हूँ और हूँ भी, तो मैंने छोटा सा योगदान किया है हिंदी में। और मुझे लगता है कि युवा इस तरह से आगे आते रहेंगे, प्रकाशक उनको बढ़ावा देते रहेंगे। हिंदी प्लस की तरह द हिंदी प्लस ने जिस तरह से ये लाइव की श्रृंखला शुरू की है, उस तरह से
लाइव पर श्रृंखलाएं होती रहेंगी और हिंदी साहित्य इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। और यदि आपके कोई प्रश्न हो या कोई बात हो कहना चाहते हो तो वो कह सकते हैं। राजेश पासवान जी जो JNU के प्रोफेसर हैं वो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आशुतोष गर्ग जी जुड़े हुए हैं, तरुण गोस्वामी जी जुड़े हुए हैं, अमरेंद्र यादव जी को नमस्कार। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ और द हिंदी प्लस का भी विशेष रूप से धन्यवाद जिन्होंने इस तरह से ये सुंदर विषय और सुंदर श्रृंखला की शुरुआत की है। इसी तरह से हिंदी आगे बढ़ते जाए और मैं दुष्यंत कुमार की 4 पंक्तियों से इस सत्र का समापन करूँगा। जब लोग कहते हैं कि निराशा की बातें करते हैं, हताशा की बातें करते हैं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ है दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ है दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। नमस्कार, धन्यवाद।